Hi everyone, this is Satan. Physical divisions of India. Okay, the Peninsular Plateau. Peninsular Plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. Peninsular Plateau एक टेबल लैंड है. टेबल लैंड मीन्स नीचे थोड़ा ऊपर है. ये पहाड़ की उतना ऊपर नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा कम वाला हाइट में एक टेबल की शेप में होने वाला लैंड है. ये क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से फॉर्म होता है. ठीक है. इट ड्यू टू द ब्रेक ऑफ द गोंडवाना लैंड and thus making it as a part of the oldest landmass. ये फॉर्म होता है गोंडवाना लैंड से इकट्ठा हुए टूट के बह के आए हुए हिस्सा है और ये भारत का सबसे पुराने इलाके में होता है. द प्लेटो हैज ए ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स. इसमें क्या होता है, बहुत ब्रॉड और शैलो वैली होता है, ज्यादा गहरा नहीं है, उस तरीके का वैली होता है. पहाड़ वगैरह राउंडेड होता है क्योंकि इसीलिए राउंडेड होता है. दिस प्लेटो कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स. इस प्लेटो में दो डिवीजन है. एक है सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा है डेक्कन प्लेटो. द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो lying to the north of Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as Central Highland. जो हिस्सा, ये पेनिनसुलर प्लेटो का जो हिस्सा नर्मदा नदी के ऊपर है और ज्यादातर मालवा प्लेटो वगैरह उसमें ही आता है. इस इलाके को हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं. The Vindhya range is bounded by the Central Highlands on the south and Aravalli on the northwest. जो विंध्या रेंज ऑफ माउंटेन्स है उसको बाउंड्री में आता है. सेंट्रल हाईलैंड्स होता है उसकी साउथ में और नॉर्थ वेस्ट इलाके में अरावली पहाड़ है. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert. उधर से आगे आगे बढ़ के ये जो राजस्थान डेजर्ट में कन्वर्ट होता है. The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, Betwa and Ken, is from southwest to northeast. इधर से जो बहने वाला नदी है, मेन नदी में आता है चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी. ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर बहता है. ये जाके गंगा नदियों में जाके मिलता है. Thus indicating the slope. इससे आपको पता है स्लोप किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है इसकी स्लोप. The Central Highlands are wider in west but narrower in the east. Central Highland वेस्टर्न इलाके में थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है और ईस्ट में ये बहुत ही नैरो है. The east extension of this plateau are locally known as बुंदेलखंड and बागेलखंड. इसकी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जो ये प्लेटो आगे बढ़ता है उसको बुंदेलखंड और बागेलखंड के नाम से जाना जाता है. The छोटा नागपुर प्लेटो marks the further eastward extension. इसको आगे और एक्सटेंड होके जाते वक्त उधर इसको हम छोटा नागपुर प्लेटो कहते हैं और इधर दामोदर नदी इधर से बहता है. The Deccan Plateau is a triangular landmass. डेक्कन प्लेटो एक ट्रायंगुलर शेप में है और ये साउथ में होता है, नर्मदा नदी के साउथ में होता है. The सतपुरा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ. नॉर्थ में इसका बेस में आता है सतपुरा रेंज. while महादेव, कैमूर हिल्स एंड द माइकल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन. इसकी ईस्टर्न साइड में महादेव, कैमूर और माइकल रेंजेस ऑफ माउंटेन्स होता है. द डेक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप ईस्टवर्ड्स. तो डेक्कन प्लेटो क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर थोड़ा सा स्लोप है. तो वेस्टर्न साइड में थोड़ा हाइट ज्यादा है, ईस्टर्न साइड में कम है, इसलिए इधर का नदी ज्यादातर ईस्ट की ओर बहता है. An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and North Kachar Hills. इस प्लेटो का, ये डेक्कन प्लेटो का ही एक नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन आप देख सकते हैं मेघालय में, और कार्बी अलोंग प्लेटो और नॉर्थ खच्चर हिल्स, ये सब डेक्कन प्लेटो का ही हिस्सा है. इट इज सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम
द छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो और ईस्टर्न जो प्लेटोज है, जो मेघालय, कार्बी अलोंग प्लेटो, नॉर्थ कचर हिल्स है, इन दोनों के बीच में एक फॉल्ट है। फॉल्ट मीन्स एक गड्ढा जैसे होता है, उससे अलग करता है छोटा नागपुर प्लेटो से। 3 prominent hill ranges from the west to east are गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। तो इधर का मेन हिल रेंजेस इधर देखने को मिलता है, वो है गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and eastern edges of the Deccan Plateau. डेक्कन प्लेटो की वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न बाउंड्री वेस्टर्न घाट्स होते हैं, ठीक है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल की तरफ जाने वाला एक पहाड़ी रेंज है, वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। ईस्टर्न घाट्स आपको आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तक होता है, वो होता है उसकी ईस्टर्न बाउंड्री। तो वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट की पैरेलल में, वेस्ट कोस्ट मीन्स अरेबियन सी की पैरेलल में, दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। वो क्या होता है, थोड़ा ऊंचे पहाड़ है और उसको करना हो तो आपको पासेस के थ्रू ही क्रॉस कर सकते हैं। पासेस होता है दो माउंटेन के बीच का जो लो लाइंग एरिया है, उसको हम पास कहते हैं, उसे आप पास कर सकता है। तो आप इधर ताल घाट है, भोर और पाल घाट से, ये सब आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट्स में। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले में वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा है। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 meters as against 600 meters of the eastern घाट्स। अगर हम वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ों को देख लिया, उधर 900 से 1600 मीटर तक ऊंचाई है उधर का पहाड़ों को, लेकिन ईस्टर्न घाट्स में करीब 600 मीटर्स की ऊंचाई है। दैट मीन्स उसका हाइट बहुत कम है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। तो महानदी इस वैली से शुरू होके नीलगिरी पहाड़ जो तमिलनाडु में, उधर तक है ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस, इरेगुलर, डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये ईस्टर्न घाट्स क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस है, ये क्या कंटिन्यूअस पहाड़ी रेंज नहीं है। तो बीच बीच में कुछ पहाड़ आता है, उसके बीच में गैप्स होते हैं, क्योंकि उस उधर से बहुत सारा नदियां वगैरह बहता है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूड है, कंटिन्यूअस रेंजेस है। और इधर बहुत सारा नदियां इधर से आके बे ऑफ बंगाल में मिलता है। द वेस्टर्न घाट्स को orographic rains by phasing rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats। तो वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा होने की वजह से जो मॉनसून विंड्स वगैरह आके इस वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ों में टकरा के उधर उस साइड में, वेस्टर्न साइड में भारत में बारिश करने के लिए मदद करता है। The Western Ghats are known by different local names। Western Ghats का नाम भी locally अलग अलग नाम से। The height of the Western Ghats progressively increases from north south। नॉर्थ में जो महाराष्ट्र से आप केरल की ओर जाते वक्त इसकी हाइट बढ़ते जाएगा, जो ये पहाड़ों की हाइट बढ़ जाता है, ठीक है। तो द हाईएस्ट पीक इंक्लूड आनेमुडी। तो इधर का जो वेस्टर्न घाट्स का सबसे ऊंचे पहाड़ है आनेमुडी कहते हैं, उसका करीब 2695 मीटर्स है। उसके बाद दोड्डाबेट 2637 मीटर्स, और ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंचे पहाड़ है महेंद्रगिरी, उसका हाइट है 1501 मीटर्स। Shavroy Hills and Javadi Hills are located to the southeast of Eastern Ghats। ये शवरॉय हिल है और जवाड़ी हिल्स है, ये साउथ ईस्ट में होता है, ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में होता है। और आप देख सकते हैं ऊटी, कोडाईकनाल वगैरह जो तमिलनाडु में होता है, ये सब ईस्टर्न घाट्स में आता है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। तो ये पेनिनसुलर प्लेटो की सबसे खासियत ये है, इधर एक काली मिट्टी से बने हुए एक इलाके है जिसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ये वॉल्केनिक ओरिजिन का है, और इसे वॉल्केनिक ओरिजिन हो तो इग्नियस रॉक होता है ना, वो वॉल्केनो से निकल के आके बनने वाला रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। एक्चुअली दीस रॉक्स हैव डिन्यूडेड ओवर टाइम एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल। क्योंकि ये पत्थर लंबे समय से वेदरिंग वगैरह होने की वजह से इस पत्थर से बनने वाला
जो मिट्टी काले कलर में होता है, इसीलिए ब्लैक सॉइल फॉर्म होता है। द अरावली हिल्स लाई द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो की वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में होता है अरावली रेंजेस। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स। ये बहुत ही इरोड हुआ हिल है, क्योंकि हजारों लाखों साल पुरानी है, तब तक के लिए वेदरिंग की वजह से ये पहाड़ वगैरह बहुत ही इरोडेड है, और ये इसलिए हम ब्रोकन तौर पे इसको देख सकते हैं। गुजरात से दिल्ली तक एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये होता है, ये पहाड़ अरावली हिल। नाउ लेट्स सी द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। अरावली हिल्स की वेस्टर्न इलाके में होता है इंडियन डेजर्ट। इट इज एन एंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। एंडुलेटिंग मीन्स अनइवन सैंडी ड्यून से फॉर्म। सैंड ड्यून्स होता है बड़े बड़े मिट्टी के ढेर को हम ड्यून्स कहते हैं, इस तरीके का सैंड ड्यून से बना है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। इस इलाके में बहुत कम बारिश होता है। 150 मिलीमीटर पर एक साल में 150 मिलीमीटर के आसपास ही बारिश इधर होता है। इट हैज एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन। एरिड क्लाइमेट सूखे क्लाइमेट है और कम वेजिटेशन है, बारिश नहीं हो तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है। इट हैज एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इधर कुछ नदियां बहता है, लेकिन बारिश की सीजन में होता है, उसके बाद वो कुछ दूरी तक तय करते वक्त वो डिसअपियर होते हैं। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड, दे डू नॉट हैव वाटर टू रीच द सी। उसमें उतना पानी नहीं होता है जितना पानी लेके वो समुद्र तक पहुंच सके, उससे पहले वो खत्म हो जाते हैं। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इंडियन डेजर्ट का सबसे बड़ा नदी है लूनी नदी। बर्चन्स। Burchans cover large areas, but longitudinal dunes become more prominent near the पाकिस्तान बाउंड्री। बर्चन्स होता है क्रेसेंट शेप। क्रेसेंट होता है जो मून की जो शेप होता है ना, क्रेसेंट शेप, उस तरीके का लॉन्जिट्यूडनल जो ड्यून्स आप इंडो पाकिस्तान की बाउंड्री तक जाते वक्त आपको देखने को मिलता है। इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बर्चन्स। आप ये जैसलमेर वगैरह जाते वक्त आप ये देख सकते हैं। नाउ कोस्टल प्लेन्स। The Peninsula Plateau is flanked by stretch of narrow coastal strip. तो पेनिनसुला प्लेटो की आपको कहा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट्स की जो समुद्र की तरफ की साइड में जो प्लेन्स होता है, अरेबियन सी की साइड में होता है और बे ऑफ बंगाल की साइड में, ईस्टर्न साइड में होता है, ठीक है। तो इधर एक छोटी सी प्लेन है जो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में एक प्लेन है, और ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में एक। इसमें 3 हिस्सों में हम वेस्टर्न घाट्स के हिस्से को डिवाइड कर सकते हैं। कोंकण बॉम्बे से गोवा तक है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन। उसके बाद में आता है कन्नड़ प्लेन, कर्नाटक वगैरह में होता है। और सदर्न स्ट्रेच को मलबार कोस्ट कहता है, जो केरल के इलाके में होता है। जो बे ऑफ बंगाल के उधर का जो कोस्टल प्लेन थोड़ा ब्रॉड है, क्योंकि उधर का पहाड़ वगैरह थोड़ा कम है, अनइवन है, इसलिए जो कोस्टल प्लेन थोड़ा चौड़ा है। द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर टू अस द नॉर्दर्न सिरकारास। तो सिरकार, तो इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का नॉर्दर्न हिस्से को, जैसे आप उड़ीसा आंध्र प्रदेश के इलाके के हिस्से हैं, इसको हम नॉर्दर्न सिरकार कहते हैं। और उसके नीचे इलाके जैसे आंध्रा से कर्नाटक तमिलनाडु तक के इलाके को हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। इस कोस्ट में बड़े बड़े डेल्टा फॉर्म किया हुआ है। उधर से काफी बड़े नदी बहते हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी है, ये सब इधर खूब सारा डेल्टा फॉर्म किया हुआ है इन कोस्ट में। लेक चिलिका इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट का एक मशहूर एक लेक भी है, चिलिका लेक। ये दुनिया का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। So you have already seen that India has vast mainland,
अभी हमने देखा वास्ट मेनलैंड है। बिसाइड्स दिस द कंट्री हैज आल्सो 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसके अलावा 2 आइलैंड ग्रुप्स भी है भारत का। सो लक्षद्वीप आइलैंड से ये मलबार कोस्ट के पास में है, केरल के पास में है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, कुछ कोरल आइलैंड्स है। इसको लैकेडीव कहते थे पहले, लैकेडीव, मिनिको या अमीन द्वीप कहते थे पहले। 1973 से इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रख लिया। ये सारे आइलैंड्स, ये कुछ एरिया है, करीब 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कावरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर्स है कावरती आइलैंड है। द आइलैंड ग्रुप्स हैव ग्रेट डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना। इधर अलग अलग प्रकार की पेड़ पौधों या एनिमल्स को देखने को मिलता है। द पिटी आइलैंड विच इज अनइंहिबिटेड हैज ए बर्ड सेंचुरी। इधर एक आइलैंड है जो लोग नहीं रहता है, उधर एक बर्ड सेंचुरी है, पिटी आइलैंड्स कहते हैं। Now you see the elongated chains of islands located in the Bay of Bengal. अभी आप ईस्टर्न साइड में गया तो बे ऑफ बंगाल के अंदर एक लंबे चेन ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है, और इसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ये इनकी आकार लक्षद्वीप के मुकाबले में काफी बड़ा है और इसमें बहुत सारा भी है और स्कैटर्ड है, बिखरे हुए। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी। इस आइलैंड ग्रुप को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अंडमान इन द नॉर्थ, नॉर्दर्न हिस्से को हम अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और नीचे हिस्से जो साउथ हिस्से को हम निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स कहते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट दिस आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ऐसे माना जाता है ये समुद्र के अंदर का कोई माउंटेन की ऊपरी हिस्से माने इस आइलैंड्स को, ठीक है। दिस आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। देश की सुरक्षा के अनुसार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नदियां, ये आइलैंड्स। देयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इस ग्रुप ऑफ आइलैंड में भी आपको अलग अलग प्रकार का प्लांट्स एंड एनिमल्स को देख सकता है। दिस आइलैंड लाइक क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर। ये क्या होता है, इक्वेटर के काफी पास है, इसलिए इधर का क्लाइमेट भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट है और इधर घने जंगल भी है। ए डिटेल अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। तो हम इस तरीके से पढ़ते वक्त हमको पता पड़ जाता है हमारा देश में कितना यूनिक फीचर्स है अलग अलग रीजन में। It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. हर एक रीजन दूसरे रीजन को मदद करता है, इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को और हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारा देश की नेचुरल रिसोर्सेज को रिच बनाता है। हर प्रकार का नेचुरल रिसोर्सेज को हमको मिलता है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। पहाड़ी इलाके हमारा देश का पानी का मेन केंद्र है, नदियां सारे उधर से आता है। इसके अलावा फॉरेस्ट वेल्थ प्रोवाइड करता है ये माउंटेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रैनरी ऑफ द कंट्री। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा देश का खाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दे प्रोवाइड फॉर द बेस फॉर द सिविलाइजेशन। हमारा देश का संस्कृति शुरुआत होता है इन प्लेन्स में। द प्लेटो इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। प्लेटो हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, सारे मिनरल्स सब कुछ आपको प्लेटो से मिलता है। ये हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट फॉर फिशिंग, पोर्ट एक्टिविटीज। कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स हमारा देश की फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोर्ट एक्टिविटी, हमारा जहाज, ये सब के काम के लिए ये बहुत जरूरी है। एंड दस इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंड डेवलपमेंट। इस तरीके का ये सारे फीचर्स हमारा देश का प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल, थैंक यू। I think you understood this lesson. If you like this video, please give it a like and share it to your friends. Thank you.